नमस्कार साथियों, आज की व्याख्यान में हम चर्चा करेंगे एशिया महाद्वीप की अफवातंत्र, मृदा एवं प्राकृतिक वनस्पति के बारे में। सबसे पहले चर्चा करते हैं अफवातंत्र के बारे में। एशिया महाद्वीप का अफवातंत्र है उसको 4 भागों में बांटा जा सकता है। आर्कटिक महासागर का अफवातंत्र, प्रशांत महासागर का अफवातंत्र, हिंद महासागर का अफवातंत्र और आंतरिक अफवातंत्र इनलैंड ड्रेनेज है। 4 भागों में इसको बांटा जा सकता है। जो एशियाई रूस है, मध्य एशिया है, वहां से 3 प्रमुख नदियां निकलती है। ओब, येनेसी, लीना। ओब और येनेसी नदियां हैं वो कारा सागर में, जो आर्कटिक के महासागर है उसका भाग है, उसमें गिरती है। ये पश्चिमी जो साइबेरिया का मैदान है उसमें ओब नदी बहती है। मध्यवर्ती जो पठारी साइबेरिया है उससे येनेसी नदी है बहती हुई कारा सागर में। लीना मध्य एशिया से निकलकर जो लैपटॉप सागर है उसके अंदर अपना जो जल है वो गिराती है। इसी प्रकार आमूर नदी मंगोलिया और रूस की सीमा के पास से उसका उद्गम होता है और अपना पानी अपने कैचमेंट इलाके से लेते हुए ये ओखोटस्क सागर है उसमें अपना पानी गिराती है। हवांगहो नदी जो लोइस का पठार है उसके मध्य से बहते हुए बोहाई की खाड़ी पीला सागर के पास में, कोरिया प्रायद्वीप के पास में ये नदी है, अपना जल है वो बोहाई की खाड़ी में उड़ती है। इसको पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये लोइस के पठार से बहती है, जिसके कारण इसके जल का रंग पीला हो जाता है। लोइस से एक पीली जो सूक्ष्म मिट्टी होती है जो पानी के साथ में घुलकर जल को पीला कर देती है, इसलिए इसको पीली नदी के नाम से भी जाना जाता है। एशिया महाद्वीप की जो सबसे महत्वपूर्ण नदी है वो यांगती शिकियांग, जो तिब्बत के पठार से निकलकर जेचुआंग बेसिन, लाल बेसिन से होते हुए संगाई के पास पूर्वी चीन सागर में गिरती है। ये एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। लंबाई की दृष्टि से अपन 3-4 नदियों का क्रम देखें, सबसे लंबी यांगती शिकियांग, उसके बाद में हवांगहो, फिर आमूर और फिर ओब, ये 4 क्रम से लंबाई की दृष्टि से लंबी नदियां हैं एशिया महाद्वीप की। फिर जो म्यांमार है उसकी 3 प्रमुख नदियां हैं। उनमें इरावदी जो तिब्बत के पठार से निकलकर म्यांमार से होते हुए म्यांमार की जो मांडले है वहां पर ये हिंद महासागर में अपना जल है वो गिराती है। इसी के साथ में ये म्यांमार की महत्वपूर्ण नदी है सालविन, जिसके पैरेलल वो भी अपना जल है वो हिंद महासागर में ही गिराती है। इरावदी का जो मोहन है वहां पर ये अपना जल गिराती है। इसके साथ में ही यहाँ से जो ब्रह्मपुत्र तिब्बत का पठार है यहाँ से एक महत्वपूर्ण नदी और निकलती है जो लाओस, वियतनाम की बॉर्डर बनाते हुए कंबोडिया की मध्य से होकर जो दक्षिणी चीन सागर है उसके अंदर अपना जल है वो गिराती है। ये इसको जो इंडो चीन प्रायद्वीप है उसका या कंबोडिया इसकी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ये महत्वपूर्ण नदी है। उसी प्रकार जो हिमालय पर्वतमाला है उसके उत्तर से मानसरोवर जो झील है वो उसके पास से ब्रह्मपुत्र नदी निकल के यू टर्न लेती है अरुणाचल प्रदेश में और ये असम होते हुए बांग्लादेश में एंटर करती है। उसमें जो गंगोत्री से गंगा और यमुना और उसकी साइड नदियां हैं वो गंगा जो गंगा नदी है वो बांग्लादेश में इसमें आके मिलती है। ब्रह्मपुत्र को जैसे ही वो बांग्लादेश में एंटर करती है उसको जमुना के नाम से जाना जाता है। और गंगा और जमुना
इनका जहाँ पे संगम होने के बाद में इनकी जो धारा है वो पद्मा के नाम से जानी जाती है। थोड़ा आगे जाने के बाद मेघना नदी है वो आके इनमें मिल जाती है। तत्पश्चात ये मेघना की धारा के नाम से जो बंगाल की खाड़ी है उसमें अपना जल है उसको उड़ेलती है। यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा जो डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा या जवाड़ी वन है, यहाँ पर पाए जाते हैं। ब्रह्मपुत्र में विश्व का सबसे बड़ा नदी निर्मित द्वीप है, आइलैंड है माजुली, वो पाया जाता है। यहाँ से मानसरोवर झील से ही सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ सिंधु, झेलम, चेनाब, सतलज, व्यास, ये नदियाँ सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ हैं। वो अपना जल है वो लेकर सिंधु नदी पाकिस्तान में कराची के पास में अरब सागर में गिरती है। इस प्रकार से ये अपना जल है वो अरब सागर में गिराती है। दजला और फ्रात, यूफ्रेटस और टिग्रिस, ये इराक की दो महत्वपूर्ण नदियां हैं। इनके मध्य का जो क्षेत्र है प्राचीन काल में मेसोपोटामिया के नाम से यहाँ पर जो प्राचीन सभ्यता है लगभग 4000 BC पूर्व उसका विकास हुआ, फली फूली। तत्पश्चात जलवायु परिवर्तन के कारण वो विलुप्त हो गई। दजला और फ्रात जो आपस में मिलकर अपना दोनों है वो बसरा के पास आपस में मिलती है। उसके बाद में अपना जल है वो फारस की खाड़ी है उसके अंदर उड़ती है। इस प्रकार से दजला, फ्रात, सिंधु और गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इरावती, सालवीन, मेघना, ये अपना जल है हिंद महासागर में गिरा दीजिए। अर्थात अपन कह सकते हैं कि इनका जो पथ अंतर है हिंद महासागर का अंतर है। और सीकियांग या पिसीकियांग, हवांग, वामू, ये अपना जल है वो प्रशांत महासागर में गिराती है। ओब या सिलेना, ये अपना जल है आर्कटिक महासागर में गिराती है। एशिया महाद्वीप में जो यदि अपन इनलैंड ड्रेनेज की बात करें तो आमू दरिया और सर दरिया दो महत्वपूर्ण नदियाँ हैं। जो मध्य एशिया के देश जो तुर्कमेनिस्तान और ताजिकिस्तान से निकल आमू दरिया और सर दरिया जो अरल सागर कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान के मध्य में स्थित है उसके अंदर अपना जल है वो यहाँ पे गिराते हैं। दोनों नदियाँ यहाँ पे गिराती है, अर्थात ये अंतर्प्रवर्ती महत्वपूर्ण दो नदियाँ हैं। इस प्रकार से जो एशिया महाद्वीप है वो उसका जो जल प्रवाह ड्रेनेज सिस्टम है वो सुचारू रूप से या व्यवस्थित है, संगठित रूप से पाया जाता है। अब अपन बात करते हैं मलबा की यानी सोइल और प्राकृतिक वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति है वो हमेशा जलवायु और मृदा है उसका अनुसरण करती है। तो जो एशिया महाद्वीप का जो उत्तरी भाग है, सुदूर उत्तरी भाग यानी 450 डिग्री से उत्तरी अक्षांश के जो उत्तर का भाग आर्कटिक महासागर के आसपास का भाग, वहाँ पर टुंड्रा प्रकार की जलवायु पाई जाती है। यानी कि जो शीत ऋतु है अधिकांश समय शीत ऋतु रहती है। टेम्परेचर है वो 0 डिग्री के आसपास रहता है। वर्ष में 1-2 महीने हल्का जो टेम्परेचर 5 डिग्री के आसपास टेम्परेचर होता है, बाकी बर्फ हमेशा बर्फ जमी रहती है। यहाँ पर यदि वनस्पति की बात करें तो यहाँ पर जो मोस और लाइकेन प्रकार की जो वनस्पति है जो शीत क्षेत्रों में या ठंडे क्षेत्रों में पाई जाती है वो पाई जाती है। जो टुंड्रा प्रदेश के दक्षिण में यानी कि 50 डिग्री से 66 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में इस क्षेत्र में टेगा प्रकार की जो जलवायु है वो पाई जाती है। इसके कारण यहाँ पर जो मृदा है वो पोर्टजोल प्रकार की, टेगा जो जलवायु प्रदेश है उसमें पोर्टजोल प्रकार की जो मृदा है वो पाई जाती है। इसमें ये इसकी अम्लीय प्रकार की ऐसी जो एसिडिक नेचर होता है ये 7 से काफी कम होता है। इस क्षेत्र में वनस्पति की बात करें तो कोणधारी वन है वो पाए जाते हैं। कोणधारी वन टेगा वनस्पति में इसके दक्षिण में जो
मध्य एशिया है, मध्य एशिया में जो अर्ध शुष्क प्रकार की या जिसको स्टेप्स प्रकार की जलवायु है वो पाई जाती है। और यहाँ पे जो मिट्टी है वो बलुई प्रकार की मिट्टी है वो पाई जाती है। यहाँ पे स्टेप्स प्रकार की यानी अर्ध शुष्क प्रकार की जो वनस्पति है वो देखने को मिलती है। चीन का जो दक्षिण और दक्षिण पूर्वी जो भाग है यहाँ पर चीन तुल्य जलवायु यानी महाद्वीपों के 30 से 45 डिग्री जो अक्षांश है वो पूर्वी भाग में 30 से 45 डिग्री अक्षांश के मध्य महाद्वीपों के पूर्वी भाग में चीन तुल्य जलवायु पाई जाती है। यहाँ पर वर्ष भर वर्षा होती है, अधिकांश वर्षा ग्रीष्मकाल में होती है। जो चीन और जापान में जो टाइफून है, जो चक्रवात है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, उनसे वर्षा होती है। यहाँ पर वर्षा का औसत है वो 80 से लेकर 150 सेंटीमीटर तक होता है। यहाँ पे सदाबहार वनस्पति ओक है, चेस्टनट है, चौड़ी पत्ते वाले जो वन है वो यहाँ पर पाए जाते हैं। जो एशिया का दक्षिण एशिया है और दक्षिण पूर्व एशिया, वहाँ पर मानसूनी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। इसलिए यहाँ पर जो वनस्पति है वो मानसूनी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। जैसे शीशम है, सागवान है, जामुन है, बांस है, इस प्रकार की वनस्पति इस क्षेत्र में पाई जाती है। और जो डेल्टाई क्षेत्र है वहाँ पर ज्वारीय वनस्पति जो टाइडल फॉरेस्ट है वो पाए जाते हैं। जैसे सुंदरवन का डेल्टा, यहाँ पे सुंदरी वृक्ष की अधिकता के कारण इसको सुंदरवन का डेल्टा कहा जाता है। ज्वारी वन काफी दलदली क्षेत्र है, वहाँ पर पाए जाते हैं। मिट्टी की बात करें, मिट्टियों की, तो जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर मिट्टियाँ हैं वो काफ़ी, उनकी मिट्टी की जो परत है वो काफ़ी पतली पाई जाती है और उसमें जो अपरदन है वो भी ज़्यादा पाया जाता है। और मिट्टी एसिडिक प्रकार की होती है। पर्वतीय क्षेत्र की मिट्टियाँ हैं उनमें विशेष रूप से आपके चाय की खेती की जाती है। जो नदियाँ हैं, नदियों का जो कैचमेंट एरिया है, उनका जलग्रहण क्षेत्र है, वहाँ पर जलोढ़ प्रकार की मिट्टी या कसारी मिट्टी, जिसको एलुवियल मिट्टी के नाम से, जो काफ़ी उपजाऊ होती है। इसमें भी बांगर और खादर प्रकार की, यानी खादर जिसका जो नदियों का कैचमेंट इलाका है जहाँ पे हर वर्ष बाढ़ का पानी पहुँच कर मिट्टी का रिनोवेशन कर देता है, नवीनीकरण, उसको खादर। और पुरानी जो जहाँ पर बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता है और मिट्टी का नवीनीकरण नहीं हो पाता है, उस मिट्टी को बांगर के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से जो नदी क्षेत्र है, नदियों का जो अफवा क्षेत्र है, कैचमेंट एरिया, वहाँ पर जलोढ़ प्रकार की उपजाऊ फर्टाइल सॉइल पाई जाती है। और ये विशेष तौर से जो एग्रीकल्चर क्रॉप्स है, फसलें हैं, उनके लिए काफ़ी उपजाऊ मिट्टी होती है। जो एशिया महाद्वीप का जो शुष्क दक्षिणी पश्चिमी एशिया है, उसमें जैसे थार का मरुस्थल है, गोभी का मरुस्थल, तकलामकान, यहाँ पे अरब प्रायद्वीप, यहाँ पे भी मरुस्थल। तो इन क्षेत्रों में विशेष तौर से बलुई मिट्टी पाई जाती है, वर्षा कम होती है और उनमें जो जीवांश पदार्थ है, NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास है, उनकी मात्रा भी काफ़ी कम, परंतु यदि सिंचाई का पानी इनको मिले फिर ये मिट्टियाँ हैं वो काफ़ी उपजाऊ प्रकार की। यहाँ पे जो वर्षा का औसत है वो 25 सेंटीमीटर से कम होता है, जिसके कारण यहाँ पर कंटीली वनस्पति है, कैक्टस है, बबूल है, थोर है, इस प्रकार की जो वनस्पति है वो यहाँ पर पाई जाती है। इस प्रकार से जो भूमध्य सागर का क्षेत्र है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र है, जॉर्डन है, साइप्रस है, आपका लेबनान है, सीरिया है, पश्चिमी टर्की है, टर्की, इन क्षेत्रों में
भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अपन पहले चर्चा कर चुके हैं, भूमध्य सागरीय जलवायु ग्रीष्मकाल, शुष्क और शीतकाल में वर्षा होती है। यहाँ पे मतलब रसदार फल है, उनकी जो खेती की जाती है विशेष तौर से अंगूर है, जैतून है, खुबानी है और मौसमी, नारंगी, संतरा, इस प्रकार की जो रसदार और जो सिट्रस फ्रूट्स है उनकी खेती की जाती है। तो ये इस प्रकार यहाँ पर इस प्रकार की भूमध्य सागरीय वनस्पति है वो पाई जाती है। तो ये आज हमने चर्चा की एशिया के अफ्रीकन मृदा एवं प्राकृतिक वनस्पति के बारे में। इसमें देखिए सुमात्रा और जावा मिट्टियों की बात करें तो जो ज्वालामुखी क्षेत्र है वहाँ पर जो लावा निकलने के कारण लावा निर्मित मिट्टी, इसको रेगुर के नाम से कहा जाता है। दक्षिण का जो दक्कन का पठार है भारत में और इंडोनेशिया का जावा, यहाँ पर लावा निर्मित मिट्टियाँ हैं, सोइल है, वो पाई जाती है। जो एशिया का मानसूनी एशिया का जो आर्द्र मानसूनी क्षेत्र है वहाँ पर पेडाल प्रकार की मिट्टियाँ जिसमें आयरन ऑक्साइड अधिक होता है, जिसके कारण उनका रंग लाल होता है। और ये मिट्टियाँ हैं उनमें ह्यूमस की मात्रा है वो कम पाई जाती है, जिसके कारण एक कम सतह या कम ऊर्जा होती है।